दोस्तों, फ्रॉम में अभी तक आप देख चुके हो कि जेड को ईथन और विक्टर के साथ जंगल में बातचीत करते समय वो मशरूम मिले जो दुनिया में बहुत कम होते हैं, और तो और वो इन मशरूम को बॉयड के कहने पर खा भी लेता है। जब बॉयड अपनी बहू फातिमा के पास गया तो पहले से वो एक अजीब तरह के मिट्टी का शैतान बना रही थी। फातिमा का मानना था हमें भी किसी न किसी शैतान की जरूरत है जो हमारी उन बाहर के शैतानों से रक्षा कर पाए। बॉयड और कैनी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन फातिमा अपने फैसले पर पक्की थी। फातिमा नहीं चाहती थी कि जो कुछ भी वो कर रही है बॉयड उसे ऐसा करने से रोके। इधर डेविड अपने बेटे विक्टर को बहुत बार पूछता है, आखिर बताओ तो सही बेटे, उन पीले कपड़ों का राज क्या है। तो फाइनली विक्टर ने बता दिया कि वो पीले कपड़ों वाला आदमी हमारे साथ आया था, लेकिन वो हम जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो इंसानों को खाता और एक मर्तबा उसी ने ही मॉम के कलेजे को खाया था। इधर हमें वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है, यानी पीले कपड़ों वाला आदमी जो अब सोफी का रूप ले चुका है। सोफी सबसे जानबूझकर किसी चाल के तहत स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती है, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट गई। दूसरी तरफ जूली अपने नए दोस्त ब्रैड के साथ टाइम ट्रेवल करने में सफल हो जाती है। उसका मकसद था कि एक वक्त की चीज दूसरे वक्त में ला भी सकती है या नहीं, लेकिन इस चीज में वो कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ जब डोना, एलिस, टेबिथा, माइकल, ईथन और एली नाम की लड़की टाउन के लिए सब्जियां इकट्ठे कर रहे होते हैं, तभी माइकल के हाथ एक बहुत बड़ी रस्सी लग जाती है। जब माइकल ने उस रस्सी को खींचा तो वो रस्सी झील के अंदर पता नहीं बहुत बड़ी चीज के साथ जुड़ी हुई थी, और वो चीज आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। माइकल कहता है, देखो मुझे नहीं लगता हम यहाँ पे अकेले सरवाइव कर पाएंगे, हमें एक मर्तबा फिर से टाउन जाना होगा और बाकी सभी लोगों को, यानी बॉयड, कैनी, जेड, विक्टर, इन जैसे लोगों को इस चीज के बारे में बताना होगा। मगर डोना माइकल पर भड़क गई। डोना ने कहा, हमारी प्रॉब्लम्स आगे ही बहुत ज्यादा हैं, इसलिए अगली मर्तबा तुम्हें कोई रस्सी या कुछ ऐसी चीज दिखाई दे जिसे तुम नहीं जानते तो प्लीज उसके साथ छेड़खानी मत करना, और अगर हम टाउन भागते हुए भी गए तो हमें 7 घंटे लग जाएंगे, और तुम्हें तो पता ही है कि 2 घंटों में रात हो जाएगी, इसलिए जो कुछ भी करना है हमें ही करना होगा। लेकिन तभी एलिस कहने लगा, जरा देखे तो सही आखिर इस झील के अंदर ये क्या चीज तैर रही है। इसलिए सभी लोगों ने जान लगाकर रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो कुछ भी था झील के किनारे आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं टेबिथा और ईथन को, जो एक जगह पर गड्ढा खोदकर उसी परिंदे को दफनाने वाले थे जो परिंदा उन्हें सफर के दौरान मिला होता है। परिंदा पहले ही घायल था, इसीलिए ईथन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। उसे लगा शायद ये जो नदी है यही आंसुओं की नदी है, जिसके चलते ईथन ने वो पानी आहिस्ता आहिस्ता करके इस परिंदे पर भी फेंका, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और आखिरकार उसे वो परिंदा दफनाना ही पड़ता है। इधर सीन कट हुआ और हम देखते हैं टाउन का सीन, जहाँ पर बॉयड और जेड अभी भी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थे, और तो और जेड पर उन मशरूम्स का असर होना शुरू हो चुका है। जेड ने थोड़ी ही दूर एक बोर्ड पर देखा जिस पर लिखा हुआ था आंसर्स, यानी अगर जवाब चाहिए तो इस तरफ चले जाओ। ये देखकर जेड तुरंत ही समझ गया कि अब उसके साथ बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। उसने बॉयड को अपने कमरे से बाहर निकलने का बोला और कहा, हमें तैयार होना होगा। जैसे ही बॉयड अपने कमरे से बाहर आया तो जेड को शीशे पर काफी बड़ी बड़ी मकड़ियां दिखाई देने लगती हैं। वो स्पाइडर्स पलक झपकते ही जेड के शरीर पर भी चढ़ गई। ये देखकर जेड बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और हड़बड़ी के दौरान बॉयड ने जेड को आकर सहारा दिया। जेड ने एक मर्तबा फिर से अपनी होश संभाली और कहा, देखो बॉयड, तुम्हें मेरा साथी बनना होगा, क्योंकि मुझे रियल और नकली चीजों में फर्क दिखना बंद हो चुका है, लेकिन मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। मेरा दिमाग मुझे कहीं भी ले जा सकता है और कोई चीज भी मुझे दिखा सकता है, तो मेरी बात गौर से सुनो। हमें एक ऐसा खुफिया वर्ड रखना होगा जिसे बोलने से मुझे पता चले कि तुम वाकई में रियल हो। तो बॉयड ने कहा, तुम ही बताओ कि वो खुफिया वर्ड कौन सा होना चाहिए। जेड कहता है, चलो उस खुफिया वर्ड का नाम है कैप्रिकॉर्न। अगर कहीं मैं खो जाऊं या तुम पे यकीन न करूं तो मैं तुमसे वही सीक्रेट वर्ड पूछूंगा। अगर तुमने कैप्रिकॉर्न बोल दिया तो मैं तुम पे यकीन कर लूंगा। बस इतना ही था और जेड तुरंत ही पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। बॉयड भी उसका पीछा कर रहा था और ठीक उसी बोर्ड की तरह जहाँ को वो बोर्ड इशारा कर रहा होता है वहाँ को जेड जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं क्रिस्टी, सोफी और जेना को, जो हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए थे। सोफी को बहुत ज्यादा दर्द हुए जा रहा था, जिसे देखकर क्रिस्टी बोलती है, देखो अभी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, कम से कम 1-2 दिन लगेंगे, फिर ये सूजन कम हो जाएगी। जैसे ही सूजन कम होगी तो मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊंगी, इसलिए तुम्हें 1-2 दिन इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा। मगर सोफी ने कहा, मेरे पास 1-2 दिन नहीं है। ये सुनते ही क्रिस्टी और जेना हैरान हो गए। सोफी कहती है, हैरान होने की कोई बात नहीं है, मुझे चाहे जितना मर्जी दर्द हो, तुम अपना इलाज जारी रखो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कोई भी चीखे या कोई भी दर्द के मारे उल्टा पुल्टा काम नहीं करूंगी। क्रिस्टी ने सोफी से एक मर्तबा फिर पूछा, लेकिन सोफी कहती है, तुम चुपचाप अपना काम करो। इसलिए क्रिस्टी बड़ी जोर से सोफी की हड्डी को पहले जैसा कर देती है, जिससे सोफी को जरा सा दर्द तो हुआ, मगर हैरानी की बात थी क्योंकि क्रिस्टी ने ऐसा पहले किसी पेशेंट में नहीं देखा जो इतने ज्यादा हौसले वाला हो। जेना को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो ठंडी हवा लेने के लिए हॉस्पिटल से बाहर चली गई। बाहर उसे जूली और ब्रैड मिलते हैं, जिन्हें देखकर जेना उन्हें रुकने का बोलती है, मगर जूली और ब्रैड फिलहाल
बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनका मिशन कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए वो चुपचाप हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। जब जेना एम्बुलेंस के अंदर दवाइयों को चेक करने आती है तभी एक कैबिनेट में हाथ डालने के बाद उसके हाथ को किसी अजीब सी चीज ने जकड़ लिया। ये देख जेना बहुत ज्यादा डर गई और बड़ी जोर से अपना हाथ पीछे खींचने लगती है, लेकिन पता नहीं कैसे जेना के हाथ पर अब एक जंजीर बंध चुकी थी। इतना ही नहीं, जेना के दूसरे हाथ पर भी एक जंजीर बन चुकी होती है और जेना एम्बुलेंस के अंदर ही एक तरह की कैदी बन गई थी। और तो और जेना ने देखा कि एम्बुलेंस का रेडियो खुद ब खुद ही चलने लगता है और अजीब तरह का म्यूजिक प्ले होने लगा, जिसे देख जेना बहुत ज्यादा दहशत में आ गई क्योंकि ये म्यूजिक जेना ने पहले भी कहीं सुन रखा था। यहाँ हम देखते हैं डोना के ग्रुप का सीन, जिन्होंने उस अजीब चीज को किनारे पर लाकर उस पर से घास फूस हटाई तो ये देख हैरान हो जाते हैं क्योंकि रस्सी के साथ कुछ और नहीं बल्कि बड़ी बड़ी डॉल्स बंधी हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर अब इन डॉल्स का वो करे तो करे क्या। तभी डोना ने अपना चाकू निकाला और उस डॉल के कपड़े को फाड़ कर ये देखना शुरू कर दिया कि कहीं इसके अंदर तो कोई घातक चीज नहीं है, मगर अंदर रुई के अलावा और कुछ नहीं होता। और ये चीज ही सबसे ज्यादा डरा देने वाली होती है क्योंकि इस टाउन के अंदर कुछ भी सिंपल और कुछ भी सेफ तो है नहीं। इसलिए डोना ने कहा हमें जरा सी भी छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। अब जाहिर सी बात है ये डॉल्स पानी के ऊपर तैरती रहेंगी। मुझे नहीं पता पहले ये पानी के अंदर किस तरह थी, लेकिन अभी हमें इनके अंदर पत्थर भरकर इन्हें एक मर्तबा फिर से झील के अंदर डुबा देना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है बॉयड और जेड पर, जो दोनों चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ गए। जंगल के अंदर आते ही जेड का पेट खराब होने लगा, इसलिए बेचारा जेड उल्टी कर देता है और जैसे ही उसने अपने आप को संभाला तो जेड की आंखें मद्धम होने लगी। जेड को अपने आप पर यह जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए जेड डर के मारे और गुस्से के साथ कहता है अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो सीधी तरह क्यों नहीं करते। कब से मुझे हेलुसिनेशंस हुए जा रही हैं, कब से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कब से मेरा पेट खराब हो रहा है, सिंपल सी मदद कर दो यार। बॉयड कहते हैं आखिर ये सब कुछ तुम क्या किसको रहे हो। जेड ने कहा मुझे भी नहीं पता। तभी जेड को एक आवाज आई और वो आवाज एक वायलिन की थी। जेड उस आवाज का पीछा करते करते जंगल के एक और हिस्से में आ गया। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जेड का ही छोटा वर्जन, यानी जब जेड 14 साल का था वो वाला वर्जन होता है। लेकिन बॉयड को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बॉयड ने कहा अब तुम क्या देख रहे हो। जेड कहता है ये मैं हूँ जो अपनी दादी के मरने पर गाना गा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी दादी की आखिरी विश थी। इस चीज को देखकर जेड जरा सा दुखी हो गया और ऊपर आसमान की तरफ देख के कहता है प्लीज चुप कर जाओ। जब बॉयड ने उसे सहारा दिया तो तभी जेड को पीछे से उसी बच्चे वाले जेड की आवाज आती है। जेड ने अपने छोटे वाले वर्जन को बोला मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तो बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ और इन बेचारे टाउन वालों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन वो छोटा जेड बिल्कुल चुपचाप ही खड़ा था। जब जेड ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे एक भयानक आदमी खड़ा होता है जिसकी आंख में किसी ने कील घोंप दिया था। उस आदमी के हाथ में इंसान का कंकाल है जिसे देखकर जेड के होश ही उड़ गए। जेड ने कहा मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है, ये वही है जिसे मैंने तब देखा था जब मैं सभी टाउन वालों के साथ सब्जियां इकट्ठा करने गया था। बॉयड कहता है आखिर उसके पास क्या है, आखिर वो तुम्हें किस तरह जानता है। तभी वो बच्चा एक मर्तबा फिर से गाना गाने लगता है, इसलिए जेड गुस्सा होकर उसे चुप रहने का कह देता है। जेड ने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बॉयड कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन यकीन मानो जवाब इन्हीं में से किसी एक के पास है। इसलिए जेड अपने आप को शांत करके जैसे ही उस आदमी की खोपड़ी के अंदर देखने लगा तो खोपड़ी के अंदर इंसानी खून होता है। वो आदमी लगातार जेड को ये खून पीने का कहने लगा और तभी जेड का छोटे वाला वर्जन भी उसे खून पीने का बोलता है। जेड ने ये सब कुछ बॉयड को बताया, लेकिन बॉयड ने कहा ये सब कुछ असली नहीं है, इसलिए चुपचाप उस खून को पी जाओ। जेड ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जेड ने अपने दिल पर पत्थर रखकर खोपड़ी में मौजूद सारे खून को पी लिया। लेकिन जब उसने एक मर्तबा फिर से खोपड़ी के अंदर देखा तो वहाँ पर छोटी छोटी स्पाइडर्स थी, यानी खून के अंदर पहले से मकड़ियाँ मौजूद थी। तभी जेड को एक मर्तबा फिर से उल्टी होने लगती है और अगले ही पल वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। मगर जेड ने देखा कि उसके हाथों और शर्ट पर वो खून बिल्कुल असली लगा हुआ है और ये बात बॉयड को भी बहुत हैरान करती है क्योंकि बॉयड को ना तो खोपड़ी नजर आई ना तो खून, लेकिन फिर ये खून कहाँ से लग गया। अगले ही पल जेड का छोटे वाला वर्जन जेड को बोलता है तुम्हें मुबारक हो, अब मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बता सकता हूँ, बस मेरा पीछा करो और ज्यादा सवाल मत पूछना। इसलिए जेड और बॉयड उस बच्चे का पीछा करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं फातिमा को जिसने लगभग वो शैतान बना ही लिया था। तभी कैनी उसके पास आता है। कैनी ने कहा देखो फातिमा मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, लेकिन जब तुम अपना काम कर रही हो बातों ही बातों में तुम मुझे क्या समझा सकती हो कि इसका मकसद क्या है, यानी तुम शैतान बना लोगी तो बाद में इसके साथ करोगी क्या। तभी फातिमा बोलने लगी मैं पूरे टाउन वालों को इसकी पूजा करने का कहूंगी और हम सब लोग इसी कमरे में इकट्ठा होकर सिर्फ और सिर्फ इसकी हिफाजत किया करेंगे। जब ये टाउन के घटिया मॉन्स्टर और ये टाउन हमारे मजबूत इरादों को देखेगा तो हो सकता है कि ये टाउन हार मानकर हमें बाहर जाने दे दे। ये सुनते ही कैनी को बहुत अजीब लगता है, इसलिए कैनी चुपचाप फातिमा के कमरे से बाहर चला गया। इधर हम देखते हैं क्रिस्टी को जो जेना को ढूंढते ढूंढते बाहर एम्बुलेंस के पास आई थी, लेकिन जेना एम्बुलेंस में बैठी हुई अजीब तरह से डरे जा रही होती है। क्रिस्टी ने जब जेना को अपने पास आने का कहा
कहा तो जैना क्रिस्टी को कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप उसके पास आ गई। लेकिन क्रिस्टी को यह शक तो हो चुका था कि आखिरकार जैना के साथ बुरा तो हुआ ही है, लेकिन फिलहाल जैना उसे कुछ भी नहीं बता रही होती। यहाँ हम देखते हैं एलिस, डोना, माइकल, एली, तेबिथा और ईथन को, जिन्होंने फाइनली उन गुड्डियों में हर तरफ से पत्थर इकट्ठा करके उनके अंदर भर दिए थे। लेकिन जब वहाँ पर तेबिथा आती है और उन डॉल्स को देखती है तो तेबिथा को बहुत कुछ अजीब लगता है, मानो जैसे तेबिथा इन डॉल्स को पहले से जानती है। मगर तभी डोना ने तेबिथा की ये हालत देख ली और तेबिथा को बाकियों से दूर ले जाकर उससे इन गुड्डियों के राजों के बारे में पूछने लगी। तेबिथा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इन गुड्डियों को पहले भी कहीं देखा है। ऐसी गुड्डियाँ पुराने जमाने में हुआ करती थी, लेकिन पुराने जमाने का मतलब है हमारे जमाने से भी पहले का जमाना, क्योंकि अब के लोग ना तो ऐसी गुड्डियाँ बनाते हैं और ना ही बच्चे इन तरह की गुड्डियों के साथ खेलते हैं। मुझे जैसे ही कुछ और याद आएगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। फिर तभी उन सब ने उन डॉल्स को झील के अंदर गिरा दिया और एलिस एक लकड़ी की मदद से उन सभी गुड्डियों को डुबा डालता है। इधर हम देखते हैं जेड को, जो अपने छोटे वाले वरियन का पीछा करते करते कॉलोनी हाउस की बैक साइड पर आ गया और जेड ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि कॉलोनी हाउस के गेट पर 4 मरे हुए लोग ठीक वही गाना बजा रहे थे जो गाना जेड ने अपनी दादी के लिए गाया था। उन सभी लोगों में से एक बुढ़ा आदमी, एक वही जिसके कंकाल में से जेड ने पहले खून पिया है, एक काफी पुराने जमाने का आदमी और एक वो जिसके पेट पर पत्थर गिरा हुआ है। जेड कहता है, इन सब को मैंने पहले कहीं ना कहीं तो देखा ही है, ये सब पहले मेरे ख्यालों में आया करते थे। जेड कुछ समझ पाता है इससे पहले ही बॉयड ने कहा, मुझे कोई नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गाना जरूर सुनाई दे रहा है। तभी वो छोटे वाला जेड बोलने लगा, जेड अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही धीरज से सुनना। वो सुनने के बाद हड़बड़ी में मत आ जाना और जैसे ही शांति के साथ यहाँ तक आए हो वैसे ही आगे भी चलना। ये सब के सब तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब है, इतने ज्यादा करीब जितना तुम सोच भी नहीं सकते। बस तुम्हें याद करने की देर है। छोटे वाले जेड की बात सुनकर बड़े वाला जेड बहुत ज्यादा दहशत में आ गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बाकी के सब जेड के क्या लगते हैं। जेड ने पूछा, क्या ये मेरे दोस्त है? मगर वो कहता है, नहीं, मैंने पहले बोला है तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब है। ना तो तुम्हारे माँ बाप है, ना तुम्हारे दोस्त है, ना तो भाई बहन और ना ही कुछ और। ये सुनने के बाद जेड के तो मानो पांव तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि अब बस एक ही चीज बाकी थी और वो ये कि हो सकता है ये सारे के सारे जेड खुद ही हो। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो गया। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।